हमने चैप्टर नंबर 1 से और आई थिंक चैप्टर नंबर 5 तक क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो सीवीपी एनालिसिस का था, चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। हम इसको चैप्टर नंबर 6 से शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास में। चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 और आई थिंक 10 तक जो है वो आपका इस सेमेस्टर के अंदर हमें कवर करना है। अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करके बता दूं कि लास्ट सेमेस्टर के अंदर जो चैप्टर्स डिस्कस किए गए थे वो बीएस के स्टूडेंट्स के लिए भी नए नहीं थे और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी न्यू नहीं थे, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग बीएस 4th सेमेस्टर के अंदर और बीकॉम के पार्ट 2 के अंदर पढ़ाई जाती है और वही तमाम चीज़ें आपने लास्ट सेमेस्टर में डिस्कस करी थी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग थी, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग थी, प्रोसेस कॉस्टिंग थी। ये तमाम टॉपिक्स आपके लास्ट सेमेस्टर से रिलेटेड जो कि कंप्लीट हो गए और ये आपका एक तरह से रिवीजन हो गया था वो तमाम प्रीवियस सेमेस्टर्स के अंदर जो आपने बीएस वालों ने 4th सेमेस्टर में और बीकॉम वालों ने पार्ट 2 में पढ़े। इस सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो सबके लिए न्यू है। अब जो चैप्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, मैनेजमेंट्स की डिसीजन मेकिंग। अगर एक मैनेजरियल अकाउंटिंग के हवाले से एक रिव्यू करते कि डिफरेंस हमने हर क्लास में बताते हैं, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग शुरू करें या मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक शुरू करें, लेकिन एक बात क्लास में हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग related to preparation of financial statement and purpose of financial accounting is to communicate information to external user, mainly to external user। और वो external users कौन है? वो external users of accounting system आपके investors हैं, creditors हैं, customer suppliers हैं, वो regularities हैं या वो गवर्नमेंट के इदारे हैं जिनको टैक्स लेना होता है, उन तमाम पूरी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किया जाता है। जबकि इसकी दूसरा पार्ट, दूसरी ब्रांच मैनेजरियल अकाउंटिंग है और मैनेजरियल अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ फोकस करती है इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट डिसीजंस के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो लोग बिजनेस को रन कर रहे हैं वो अपने कारोबार के डिसीजंस किन इंफॉर्मेशन की बेस पर लेंगे, उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है, जिसको मैनेजरियल अकाउंटिंग भी कहा जाता है। हमने लास्ट सेमेस्टर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स पढ़ी थी, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग है, बेस है मैनेजरियल अकाउंटिंग की। वो टूल्स हैं, वो टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से आप डेटा को एक्यूमुलेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं। और अब जो हम इस सेमेस्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स की मदद से लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे चैप्टर नंबर 6 का ताल्लुक जो है सीवीपी एनालिसिस से है। ये जो दरमियान में बैठे हुए इस तरफ आ जाए, ये आप तीनों या साहब तीनों इस वाली रो में आ जाए, या साहब तीनों से Yes. बेटे थोड़ी चेयर आगे करें, अपनी चेयर आप भी बेटे चेयर आगे करें। हेलो, इधर हेलो, चेयर आगे। बेटे लास्ट वाले आप इधर अपनी चेयर इनके पीछे लेकर आ जाए, या साहब से कह रहा हूँ लास्ट बार चेयर इनके पीछे लेकर आ। ये इधर लास्ट रो में लेकर आए, लास्ट रो में लेकर आइए बस। ये आगे आए, आगे ये 100 बेटा और आगे वसीम आगे ले जाओ।
जाओ तो चेयर बाहर से ले आओ। हाँ और सही है, ठीक है। एक चेयर और पीछे रखो वैसे। जो रॉस बनी है रॉस को फॉलो करें बस। यस, रॉस को फॉलो करें। बेटा आप आगे वाली चेयर में आ रहे हो। यस आप इधर आ जाओ। थैंक यू। मैनेजरियल अकाउंटिंग के चैप्टर का अगर एक रिव्यू कर लिया जाए तो चैप्टर नंबर 6 जो कि एडिशनल इश्यूज है सीवीपी एनालिसिस के। सीवीपी एनालिसिस बेसिकली कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का चैप्टर था, जिसका इंट्रोडक्शन लास्ट वीक में भी हुआ था और आज की क्लास में भी हम सीवीपी एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम ब्रेक इवन निकालना सीखते हैं। मैनेजमेंट के बहुत सारे डिसीजंस डिपेंड कर रहे होते हैं ब्रेक इवन के ऊपर। कैसे मालूम हो कि हमारी कंपनी के कितने वॉल्यूम के ऊपर, कितनी सेल के ऊपर ब्रेक इवन हासिल हो जाएगा, हम अपनी प्रोडक्शंस कितनी करें कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर आ जाए, हमारी सेल्स कितनी होनी चाहिए कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए, ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है। और फिर उसके बाद जब हम अपनी टारगेट इनकम को सेट करते हैं कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए इनकम का, इस साल हमें अगर इनकम हासिल करनी है 1 लाख 2 लाख डॉलर की, तो उसके लिए हमारी सेल्स कितनी होंगी, तो ये सब हमें सीवीपी एनालिसिस से कैलकुलेट किया जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, टारगेट इनकम, ब्रेक इवन इन डॉलर, ब्रेक इवन इन पॉइंट्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा आपका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 आपका रिलेटेड है इंक्रीमेंटल एनालिसिस से। बिल्कुल न्यू चैप्टर है। इंक्रीमेंटल एनालिसिस बेसिकली वो डिसीजंस हैं जो कि बिजनेस में मैनेजमेंट को लेने होते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। मिसाल के तौर पर कोई एक एसेट्स कंपनी यूज कर रही है, लेकिन उस कंपनी को अंदाजा है कि इस एसेट्स को अगर हम कंटिन्यू यूज करते रहें तो हमारे जो सालाना अखराजात हैं वो क्या आएंगे, और इसके बदले में अगर हम नई टेक्नोलॉजी का यही एसेट्स खरीदें उससे हमें कितनी बचत हो सकती है। मिसाल के तौर पर किसी कंपनी के अंदर एसी लगे हुए थे और नई टेक्नोलॉजी आ गई इन्वर्टर्स की, इन्वर्टर स्प्लिट एसी की, तो ये डिसाइड करना कि पुराने तमाम एसीज को रिप्लेस कर दिया जाए या अभी हम उसी को इस्तेमाल करते रहें। इस डिसीजन को लेने के लिए, इस फैसले को करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स की मदद से वो डेटा एक्यूमुलेट किया जाएगा, जिसकी बेस पर ये डिसीजन लिया जा सके कि आया उस एसेट्स को रिप्लेस कर दिया जाए या उस एसेट्स को अभी कंटिन्यू यूज किया जाए। ये डिसीजन इंक्रीमेंटल एनालिसिस कहलाता है। इसी तरह के और मखसूस कुछ डिसीजंस हैं जो इस चैप्टर में 5 डिफरेंट डिसीजंस दिए गए जो कि हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है चैप्टर नंबर 8 प्राइसिंग से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अभी तक आपने कॉस्ट कैलकुलेट करना तो सीखी कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, पर यूनिट कॉस्ट मालूम कर ली, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मालूम कर ली, लेकिन कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद उसको मार्केट में सेल कितने में किया जाएगा, वो प्राइसिंग किस तरह की जाती है, एक प्रोडक्ट की प्राइस किस तरह कैलकुलेट होती है, प्राइस कैलकुलेट करने के मेथड कौन कौन से हैं, अगर मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा हो तो हम प्राइस किस तरह डिटरमाइन करते हैं, ये तमाम टेक्निक्स बताई जाती हैं, ये तमाम मेथड्स बताए जाएंगे प्राइसिंग के चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 9 रिलेटेड है बजट से। बजट अभी भी एक बजट जैसे आया है, इसी तरह हर कंपनी का अपना बजट होता है, हर डिपार्टमेंट का अपना बजट होता है। किसी भी एक कंपनी के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना बजट होता है। वो बजट्स किस तरह तैयार होते हैं इस कंपनी के अंदर। सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स का बजट तैयार होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन का बजट तैयार होगा, परचेजिंग डिपार्टमेंट है तो परचेजिंग का बजट तैयार होगा। उन बजट्स की तैयारी, उनकी कितनी टाइप्स हैं, फाइनेंशियल बजट्स कौन कौन से हैं, ये तमाम चीजें डिस्कस की जाएंगी चैप्टर नंबर 9 के अंदर, जो कि बजटिंग के नाम से है, बजटिंग प्लानिंग के नाम से। चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें बजटरी कंट्रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग के नाम से है। फ्लेक्सिबल बजट कौन से होते हैं और रिस्पांसिबिलिटी सेंटर्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ये तमाम के तमाम टॉपिक्स मैनेजरियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है, मैनेजमेंट के डिसीजन से रिलेटेड। एक चैप्टर शायद आपको याद हो, हमने लास्ट सेमेस्टर में कहा था कि कर देते हैं, लेकिन वो नहीं हो सका था। वो चैप्टर नंबर 11 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 11। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली किसी भी बिजनेस में कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए
स्टैंडर्ड्स का तयन किया जाता है। जब तक आप स्टैंडर्ड्स नहीं बनाते आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। प्रोडक्शन से लेकर और सेल तक हर एक चीज़ के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं और उन स्टैंडर्ड्स का कंपैरिजन एक्चुअल जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उनके साथ किया जाता है। मटेरियल के स्टैंडर्ड्स, लेबर के स्टैंडर्ड्स, ओवरहेड के स्टैंडर्ड्स, और फिर उसके बाद जब कंपेयर किया जाता है उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ तो पता चलता है कि वेरिएंस कहाँ पर आ रहा है, डिफरेंसेस कहाँ पर आ रहे हैं। कुछ वेरिएंसेस फेवरेबल होते हैं और कुछ वेरिएंसेस अनफेवरेबल होते हैं। जो फेवरेबल वेरिएंसेस होते हैं उसकी भी रीज़न मालूम की जाती है और जो अनफेवरेबल वेरिएंसेस होते हैं उनकी भी रीज़न मालूम की जाती है ताकि अनफेवरेबल वेरिएंसेस को कंट्रोल किया जा सके। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो फेवरेबल वेरिएंस होते हैं उन्हें भी कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है कि आपने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देकर इसके आगे चलूँगा मैं कि आपने मटेरियल के बारे में एस्टिमेट किया था कि मटेरियल का खर्चा 1000 यूनिट्स को बनाने में $2 लाख का आएगा, लेकिन जब रिजल्ट सामने आए स्टैंडर्ड $2 लाख का था, एस्टिमेशन $2 लाख की थी, लेकिन रिजल्ट जब सामने आए तो पता चला खर्चा $1,80,000 का हुआ। बचत हो गई आपको $20,000 की। फेवरेबल है ये, लेकिन देखना ये जरूरी है कि ये आया फेवरेबल कैसे आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज किया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मटेरियल लो क्वालिटी का खरीद लिया हो। अगर लो क्वालिटी का मटेरियल खरीद लिया है तो ये आपकी गुडविल को खराब कर सकता है। लिहाजा फेवरेबल वेरिएंस हो या अनफेवरेबल वेरिएंस हो उसके रीजन मालूम होना जरूरी है और फिर उन वेरिएंसेस को एडजस्ट किया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। ये चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस किया जाता है। चैप्टर नंबर 11 ये सिलेबस का इस सेमेस्टर के सिलेबस का एक कंक्लूजन था। हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। अपने पास हेडिंग डालते हैं चैप्टर नंबर 6 रिलेटेड टू सीवीपी एनालिसिस एडिशनल इश्यूज के नाम से चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 सीवीपी एनालिसिस एडिशनल इश्यूज, सीवीपी एनालिसिस एडिशनल इश्यूज। चैप्टर नंबर 6 में पहला एक पार्ट है जिसके अंदर रिवीजन है चैप्टर 5 का, तो मैं उसको पहले रिव्यू करके और उसके बाद जो नए टॉपिक्स होंगे उनको करवाऊंगा, लेकिन उसका एक रिव्यू करवा देता हूँ। चैप्टर नंबर 6 शुरू हो रहा है। ये सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या थे सीवीपी के। सीवीपी इज अ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या थे? बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सीवीपी इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिशनल सिस्टम की एक इनकम स्टेटमेंट होती है और एक सीवीपी की इनकम स्टेटमेंट होती है। ट्रेडिशनल सिस्टम की इनकम स्टेटमेंट क्या है? जिसके अंदर स्टेप्स ये होते हैं कि आप सेल्स रेवेन्यू में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो नेट इनकम या नेट लॉस ये समराइज करके बता दो। कंडेंस फॉर्म है ये इनकम स्टेटमेंट की, इज अ ट्रेडिशनल। और ये फॉर्मेट जो है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये वो फॉर्मेट है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम इनकम स्टेटमेंट में शो करते हैं। ये वो फॉर्मेट है जो कि तमाम अकाउंटिंग के जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी तरफ से अप्रूव फॉर्मेट है कि आप सेल्स में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को और उसमें से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। ये बेस कर रहा होता है एक्रूअल बेस अकाउंटिंग सिस्टम, एक्रूअल बेस अकाउंटिंग सिस्टम। लेकिन सीवीपी इनकम स्टेटमेंट क्या है? सीवीपी इनकम स्टेटमेंट में सेल्स में से माइनस किया जाता है पहले वेरिएबल कॉस्ट, तो हासिल होता है ग्रॉस मार्जिन, और ग्रॉस मार्जिन में से माइनस किया जाता है क्या? कंट्रीब्यूशन मार्जिन जिसे कहते हैं, नॉट ग्रॉस मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से माइनस किया जाता है फिक्स्ड कॉस्ट को, तो आपके पास इनकम या लॉस आता है। अब ये जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट है, इस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को चैप्टर नंबर 5 में बहुत डिटेल से बताया गया था कि वो तमाम कॉस्ट जो टोटल अमाउंट में वेरी करें अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्टली और प्रोपोर्शनली। लेवल ऑफ एक्टिविटीज के इंक्रीज होने से, प्रोडक्शन वॉल्यूम के इंक्रीज होने से अगर कोई कॉस्ट इंक्रीज हो जाए लेकिन उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो जिस प्रोपोर्शन से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है,
जिस प्रोपोर्शन से यूनिट्स इंक्रीज हुए उसी प्रोपोर्शन के साथ कॉस्ट इंक्रीज हो जाए तो वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। लेकिन कोई ऐसी कॉस्ट जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज तो हो रही है लेकिन उसका प्रोपोर्शन सेम नहीं है, प्रोपोर्शन चेंज है, तो वो फिक्स कॉस्ट कहलाती है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं कहलाती। और वो कॉस्ट जो कि टोटल अमाउंट के अंदर सेम रहती है एट एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी, वो फिक्स कॉस्ट कहलाती है। जबकि फिक्स कॉस्ट की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि अगर पर यूनिट फिक्स कॉस्ट निकाली जाए तो वो इनवर्स रिलेशन में होती है कि जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होते हैं पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होती चली जाती है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज होते हैं वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। ये जब वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो चैप्टर 5 में बहुत डिटेल से लिखवाई भी थे, समझाई भी। अब यहाँ पर जब बात होती है कंट्रीब्यूशन और सीवीपी इनकम स्टेटमेंट की, तो सीवीपी इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट हम यूज करते हैं उसमें वेरिएबल कॉस्ट में तमाम वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड होती है, चाहे उनका ताल्लुक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हो या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से हो। सीवीपी इनकम स्टेटमेंट, सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल अमाउंट में भी मालूम किया जाता है और पर यूनिट भी मालूम किया जाता है। पर यूनिट कैलकुलेशन भी की जाती है इसमें। और उसके कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से जब माइनस कर दिया जाए फिक्स कॉस्ट को तो नेट इनकम या नेट लॉस आती है, ये एज अ सीवीपी इनकम स्टेटमेंट। नेट इनकम या नेट लॉस। यहां पर अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में सवाल आता है कि हमने कॉस्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग में सेलिंग एक्सपेंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होता है। यहाँ पर वो सब चीजें क्यों नहीं आ रही? तो यहाँ पर उन तमाम कॉस्ट को जो कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड या सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, उन्हें दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। कि जो वेरिएबल है वो एक साइड पर, जो फिक्स्ड है वो दूसरी साइड पर। अगर इसमें से कोई ऐसी कॉस्ट की जो मिक्स कॉस्ट हो, जिसमें कुछ पोर्शन, मिक्स कॉस्ट कहते हैं ऐसी कॉस्ट जिसका कुछ पोर्शन फिक्स और कुछ वेरिएबल हो। जैसे कि एग्जांपल होती है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आए, टेलीफोन का बिल आए, तो उसमें जो लाइन रेंट है वो फिक्स्ड होगा और जो चार्जेस हैं कॉल के वो वेरिएबल होंगे। इसी तरह से बहुत सारे ऐसी कॉस्ट होती है जिसका कुछ पोर्शन फिक्स होता है, कुछ वेरिएबल होता है। सेल्समैन की सैलरी, कमीशन उसका वेरिएबल है और एक फिक्स अमाउंट जो देनी है, चाहे सेल वो करे या ना करे, वो फिक्स्ड अमाउंट। तो जो मिक्स कॉस्ट होती है उसको भी दो हिस्सों में अलग अलग करना जरूरी है। मिक्स कॉस्ट में से वेरिएबल कंपोनेंट्स को अलग और फिक्स कंपोनेंट को अलग किया जाता है। उसके लिए एक मेथड यूज करते हैं। क्या नाम है उस मेथड का? कौन बताएगा आप में से उस मेथड का नाम, जिसके जरिए से हम फिक्स कॉस्ट में से अलग अलग करते हैं वेरिएबल और फिक्स एलिमेंट? हाई लो मेथड कहते हैं। हाई लो मेथड वो मेथड है जिसके जरिए से मिक्स कॉस्ट में से वेरिएबल कंपोनेंट्स अलग और फिक्स कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है। चैप्टर 5 का ये। अब उसके बाद जब वेरिएबल और फिक्स अलग अलग हो जाते हैं तो हम वेरिएबल को सबसे पहले माइनस करके कंट्रीब्यूशन मार्जिन मालूम करते हैं। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको बता रहा होता है कि हर एक यूनिट की सेल पर आपके मुनाफे में कितना इजाफा होगा, वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। यानी ब्रेक इवन आने के बाद अगर एक यूनिट और सेल हो तो आपकी इनकम में कितना इजाफा होगा, वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन की मदद से ब्रेक इवन पॉइंट मालूम किया जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फार्मूला है? बिना बराबर से चेयर लिया और यहाँ नजर नहीं आ रही है। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला कौन बताएगा? ब्रेक इवन का फार्मूला
ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूनिट में होना चाहिए या ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन अमाउंट में होना चाहिए? तो देखना होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट किस में मालूम करना है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करना है इन यूनिट्स तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। लेकिन अगर आपको ब्रेक इवन मालूम करना हो, ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर यानी आपको रुपीस में मालूम करना हो तो फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, कौन बताएगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो किसे कहा जाता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो ये है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो किसे कहेंगे? कंट्रीब्यूशन सीएफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कहा जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डिवाइड कर दें किसके साथ? सेल्स रेवेन्यू के साथ। कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू, डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू। ये आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? सीवीपी रेशियो, जिसकी मदद से ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो में और ब्रेक इवन पॉइंट डॉलर्स में मालूम किए जा सकते हैं। उसके बाद फिर टारगेट इनकम के बारे में बताया था आपको कि टारगेट इनकम किस तरह मालूम की जाती है, क्या फॉर्मूला है टारगेट इनकम का? टारगेट इनकम आपको अगर निकालनी है जी, किसी को याद है टारगेट इनकम का फार्मूला क्या होना चाहिए? टारगेट इनकम का फार्मूला है फिक्स कॉस्ट में, इधर देखें, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये तो फार्मूला हमने यहां भी लिखा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। इस फार्मूले से क्या चीज निकल कर आएगी? इस फार्मूले से ब्रेक इवन पॉइंट निकल कर आएगा यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो। लेकिन अगर आपको एक पार्टिकुलर प्रॉफिट हासिल करना है तो उस प्रॉफिट को यहाँ पर ऐड करते हैं फिक्स कॉस्ट में, उस मुनाफे को यहाँ पर ऐड करते हैं टारगेट इनकम को फिक्स कॉस्ट में। तो आपके पास वो नंबर ऑफ यूनिट्स निकल आएंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे जिसके ऊपर आप अपनी टारगेट इनकम को हासिल कर सकते हैं। रिक्वायर्ड वॉल्यूम सेल वॉल्यूम निकल आएगा, रिक्वायर्ड सेल्स निकल आएगी आपके पास इन यूनिट्स। और अगर यही रिक्वायर्ड सेल आपको मालूम करनी है डॉलर में, रिक्वायर्ड सेल्स इन डॉलर, तो उसके लिए फिक्स कॉस्ट में टारगेट इनकम को ऐड किया, टारगेट इनकम को ऐड किया और इसको डिवाइड कर दिया किससे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से इसको डिवाइड कर दिया। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सेल इन डॉलर आ जाएगी। इसके बाद हमने फार्मूला लिखवाया था आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कौन बताएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या था? किसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी कितनी मौजूदा सेल, करंट सेल है या एक्सपेक्टेड सेल कितनी है, उस करंट सेल या एक्सपेक्टेड सेल का डिफरेंस ब्रेक इवन से कितना है,
ब्रेक इवन वो पॉइंट यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, आप उस ब्रेक इवन पॉइंट से कितने फासले पर हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए की अगर सेल होगी तो ब्रेक इवन आ जाएगा। अभी सेल कितनी हो रही है 6 लाख की, तो इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1 लाख का है। 5 लाख पर ब्रेक इवन आ रहा है लेकिन मौजूदा सेल 6 लाख की, 5 लाख पर ब्रेक इवन आ रहा है, मौजूदा सेल 8 लाख की है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना इंक्रीज होगा इसका मतलब है आप सेफ साइड पर हैं। जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होता चला जाएगा रिस्क फैक्टर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अगर आप ब्रेक इवन से नीचे जाते हैं तो आप लॉस में चली जाएगी आपकी कंपनी। लिहाजा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए माइनस करते हैं, किसको किसमें से माइनस करते हैं, आपकी एक्चुअल से, एक्चुअल या एक्सपेक्टेड से, एस्टिमेटेड से, एक्सपेक्टेड सेल रेवेन्यू माइनस सेल एट ब्रेक इवन पॉइंट। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो अगर मालूम करना हो तो क्या फार्मूला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को डिवाइड कर देंगे एक्चुअल या एक्सपेक्टेड सेल्स है। ये वो तमाम फॉर्मूले जो कि हमने लास्ट चैप्टर में, अपने लास्ट सेमेस्टर के आखिरी चैप्टर के अंदर डिस्कस किए थे। ये चैप्टर नंबर 6 में भी इंक्लूड है, यानी ये चैप्टर नंबर 6 की स्टार्टिंग है जो मैंने अभी आपको लिखवाई। इसको अपने पास कॉपी करें, इससे रिलेटेड मैं फिर क्वेश्चन शुरू करूँगा। एक्सरसाइज 6-1 मैंने इस बुक की पीडीएफ दोबारा ग्रुप पे भेज दी है कि अगर हो सकता है लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों के पास से डिलीट हो गई हो, तो जिनको सॉफ्ट कॉपी की जरूरत हो वो अपने, मैंने ग्रुप पे शेयर कर दी है इसकी पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 6-1 देखें बेटा। ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करना है। 6-1 ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करना है। होटल 75 rooms हैं that are rented $60 a night. Operating cost as follows: salaries, utilities, depreciation, maintenance, maid services, other cost. कुछ एक्सपेंस पर मंथ है और कुछ एक्सपेंस पर रूम है। तो जो पर मंथ है वो फिक्स्ड, जो पर रूम है वो वेरिएबल। सबसे पहले तो इसको अलग कर दिया जाएगा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को, और डिटरमाइन करना है ब्रेक इवन पॉइंट इन नंबर ऑफ रूम्स में यानी यूनिट्स में और डॉलर्स में। पहला स्टेप तो आप वेरिएबल और फिक्स्ड को अलग करें और कंट्रीब्यूशन मार्जिन मालूम कर दें।
स्टार्ट करें अपने पास। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को सेपरेट करें और कंट्रीब्यूशन मार्जिन मालूम कर लें। सैलरी, यूटिलिटीज, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, ये चारों फिक्स कॉस्ट है। टोटल फिक्स कॉस्ट फाइल आ गई। सब बताएं इसका 13,500। उसके बाद फिर सेल्स रेवेन्यू क्या थी बताइए, चेक करें जरा। सेल्स रेवेन्यू ऊपर है $60 पर नाइट, माइनस कर दे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट दो है, मेड सर्विसेज एंड अदर कॉस्ट। मेड सर्विसेज कितनी है? 8 and 37। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यस कितनी? 45। 60 minus 45 कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 15 और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो contribution margin ratio is equal to contribution margin divided by selling price। $15 divided by $60 0.25। अब आप ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर और ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स दोनों के फॉर्मूले को अप्लाई कर दें और वैल्यूज पुट कर दें। Fixed cost divided by contribution margin per unit। Fixed cost 13,500 divided by per unit contribution margin 15 divide करें 900 और इसी तरह फिर ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर मालूम करना है।
फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। 13,500 डिवाइडेड बाय 0.25। यस, 13,500 डिवाइडेड बाय 0.25 54,000। Question number 2. B part. रूम्स अगर पर डे के हिसाब से एक महीने तक वो रेंट पे देता है तो बताइए मंथली मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, यानी 50 रूम्स पर डे और नंबर ऑफ डेज पर मंथ जो है वो 30 है, तो मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड सेल निकाल लीजिए। 50 रूम्स पर डे मल्टीप्लाई बाय 30, कितने रूम्स कितने हो गए टोटल 1500, और 1500 को $60 पर नाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपेक्टेड सेल आ जाएगी, एक्सपेक्टेड सेल आ जाएगी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक्सपेक्टेड सेल देखिए किस तरह मालूम करी, 50 रूम्स पर डे है, पर डे मल्टीप्लाई बाय टोटल 30 डेज है, और पर नाइट जो एक रूम का किराया है वो $60 है, ये एक्सपेक्टेड सेल निकल आई। माइनस करते ब्रेक इवन सेल जो आपने निकाली है, कितनी है ब्रेक इवन सेल 54,000। $90,000 आ रहा है, देखिए 90,000 माइनस 54,000, 36,000 is the margin of safety। और रेशियो इसका निकाल दें इसके बाद, यस 0.0
70% मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। कल क्लास की टाइमिंग 10 बजे है, इंशाल्लाह 10 बजे शुरू करेंगे। 2 डेज वीक में क्लास लेंगे और कल नहीं हो सकी थी क्लास, लिहाजा फ्राइडे को रख रहे हैं 10 बजे, और नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे और थर्सडे की क्लास की टाइमिंग होगी। कल तकरीबन हो जाएगी 12 साढ़े 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा इसका। क्वेश्चन 2 रीड करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं करवाऊं, वरना सिमिलर क्वेश्चन एक दफा रीड कर ले। क्वेश्चन 2 6-2 में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। सेम इसी तरह से होगा। वेरिएबल कॉस्ट 75% ऑफ सेल निकाल लीजिएगा, और सेल जो है वो गिवन है आपके पास, पर यूनिट सेल गिवन है $30। $30 का 75% जो होगा वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट 16,800 रुपये है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आ जाएगा, रेशियो से डिवाइड करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट्स डॉलर में आ जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसी तरह लिखने का जिस तरह ये सामने सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखिए 6-3। 6-2 भी चाहे तो जगह छोड़ दें, खुद कर लीजिएगा इसको कंप्लीट, एक पेज छोड़ दें इसके। 6-3 6-3 कंपनी रिपोर्ट कर रही है फॉलोइंग ऑपरेटिंग रिजल्ट्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सेल $310,000,
नंबर ऑफ यूनिट्स 5000 है, पर यूनिट अगर निकालनी हो तो 310 को 5000 से डिवाइड कर दें, पर यूनिट सेल आ जाएगी। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए बेटा, क्वेश्चन समझिए पहले। वेरिएबल कॉस्ट 2,10,000 है, पर यूनिट निकालनी हो तो 210 को 5000 यूनिट से डिवाइड कर दें, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट 75,000। Management is considering the following independent course of action to increase net income. मैनेजमेंट चाहती है कि हमारी नेट इनकम में इजाफा हो जाए। अब ये इजाफा किस तरह से हो सकता है? नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, इंक्रीज कर दी जाए सेलिंग प्राइस 10% से विद नो चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट और सेल वॉल्यूम। वॉल्यूम से मुराद नंबर ऑफ यूनिट्स, ना तो नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज किए जाए, 5000 है 5000 सेल हो, ना वेरिएबल कॉस्ट में कोई कमी की जाए। सेलिंग प्राइस 10% इंक्रीज करने से बताइए इनकम इंक्रीज कितनी होगी? केस 1। केस 2, रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट टू 58% ऑफ सेल। वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करके ले आइए 58% ऑफ सेल तक, यानी वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी पहले है उसको कम करके 58% ऑफ सेल तक ले आइए, यानी अब जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो सेल का 58% होगी। और फिर नए तरीके से यानी दोबारा से नेट इनकम निकालें और बताएं कि कितनी नेट इनकम आ रही। थर्ड ऑप्शन, रिड्यूस फिक्स कॉस्ट बाय 20,000। ना तो वॉल्यूम चेंज करें ना नंबर ऑफ यूनिट चेंज करें, बल्कि फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस कर दें 20,000 से, जो कि पहले 75,000 है उसको रिड्यूस कर दें 20,000 से। कंप्यूट करें नेट इनकम टू बी अर्न्ड अंडर ईच अल्टरनेटिव, व्हिच कोर्स ऑफ एक्शन विल प्रोड्यूस हाईएस्ट नेट इनकम। बताइए किस ऑप्शन से हाईएस्ट नेट इनकम हो सकती है? इसमें आपको सिर्फ नेट इनकम निकालनी है सीवीपी इनकम स्टेटमेंट के जरिए से, सीवीपी इनकम स्टेटमेंट के जरिए से। देखिए बोर्ड पे बेटा, एक सीधी इनकम स्टेटमेंट जो बगैर किसी चेंजेस के है, वो अगर हम मालूम करें तो सेल्स रेवेन्यू आपको गिवन है कितनी? 3,10,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर निकाले इसकी बेटा 5,000 से डिवाइड कर दें, 3,10,000 को 5,000 यूनिट से डिवाइड कर दें। 5,000 यूनिट्स है ना? 62। वेरिएबल कॉस्ट बताइए। 2,10,000। वेरिएबल कॉस्ट है 2,10,000, पर यूनिट निकाल के बताएं 5,000 से डिवाइड कर दें। 42। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया कितना है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1 लाख और इधर 20। इसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दें, माइनस फिक्स कॉस्ट 75,000, नेट इनकम 25,000। अब हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं जिससे ये मालूम करना है कि किस ऑल्टरनेटिव से इनकम 25,000 से ज़्यादा या हाईएस्ट आएगी। क्योंकि यहाँ पे इसको क्वेश्चन को इस तरह से आगे बढ़ाने के लिए आपके पास जगह नहीं होती, तो मैं इसलिए इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन एक ऑप्शन ये है कि आप इसी में केस 1, केस 2, केस 3 कर सकते हैं, लेकिन जगह इतनी नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको स्टार्ट कर रहे हैं। केस 1 को सेल रेवेन्यू
पहला चेंज क्या हुआ है फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में 10% increase sale. इसमें इजाफा हुआ, सेल्स रेवेन्यू में इजाफा हुआ 10%, सेलिंग प्राइस में होगी। जब सेलिंग प्राइस बढ़ेगी तो सेल्स रेवेन्यू भी 10% इंक्रीज हो जाएगी। बाकी वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट नो चेंज। केस 1, आपके पास सेल्स रेवेन्यू 3,10,000 की थी, डायरेक्ट 10% इनका इंक्रीज कर दें, यानी 110% निकाल लें। 3,10,000 लिखिए कैलकुलेटर पे, मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइडेड बाय 100, 10% इंक्रीज होकर आंसर आ जाएगा 110%। 3,41,000 3,10,000 का 110% निकाल लिया, 3,41,000 आंसर आ गया आपके पास। वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं, 2,10,000 ही वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन बताएं। 1,31. इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें 75,000, 56,000. 56,000। ये एक ऑप्शन हो गया, बोर्ड पर देख लें, बाद में कॉपी कीजिएगा। केस नंबर 2 बताइए, केस 2 में क्या चेंज किया है? वेरिएबल कॉस्ट को 58% ऑफ सेल कर दिया, बाकी चीजें कांस्टेंट है। इसका मतलब सेल्स रेवेन्यू वही रहेगी जो पहले थी, 3,10,000 ही रहेगी, इसमें नो चेंज। वेरिएबल कॉस्ट जो थी 2,10,000, वो सेल्स रेवेन्यू का 58%, यानी 3,10,000 का 58% निकाल लीजिए। 3,10,000 का 58% 1,79,800, 1,79,000 माइनस कर दें, $1,79,800, यस। 1,30,200. 1,20,000 30,200. और इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें 75,000, 55,200. 55,200। केस 2 हो गया ये। केस 3 में क्या चेंज किया देखें। Fixed cost केस 3 में रेवेन्यू 3,10,000 ही है, वेरिएबल कॉस्ट 2,10,000 है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1,00,000 है, और फिक्स कॉस्ट कितनी कर दी 55,000। डिफरेंस निकाले, नेट इनकम कितनी आ रही, 45,000. डिक्रीज बाय 45,000। ये तीनों केस से आपने नेट इनकम निकाल दी, और पता चला कि हाईएस्ट नेट इनकम जो आ रही है वो केस 1 से आ रही है। कॉपी कर लीजिए। आज की क्लास में क्वेश्चन 4 और 5 और होंगे, उसके बाद क्लास ऑफ हो जाएगी। तो वो स्टूडेंट जो थोड़े परेशान हो रहे हैं वो इत्मीनान रखिए, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बाकी।
आखिरी पॉइंट में कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट भी गिवन है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी गिवन है। मालूम करना है यूनिट सेलिंग प्राइस को और यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। इधर देखिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी गिवन है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट भी गिवन है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इधर आ जाएगा, रेशियो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन के अंदर ये फार्मूला बन जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बराबर है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। बताइए कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना था इसमें? 330 डिवाइडेड बाय रेशियो 0.3 30% था। यस सर। ओके 0.30 डिवाइड कर दें 1100। ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गई और जब सेलिंग प्राइस पता चल गई तो वेरिएबल कॉस्ट मालूम करने इस फॉर्मूले से। ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सेलिंग प्राइस 1100 और कंट्रीब्यूशन मार्जिन 330। अमाउंट 870 या 770? 770। Brief exercise 6-2. क्वेश्चन नंबर 2 में सीवीपी इनकम स्टेटमेंट क्वार्टरली पूछी गई है मार्च 31, 2014 में। सेल्स रेवेन्यू 2 million for the first quarter 2014. In making the sales, the company incurred the following costs and expenses. नीचे cost of goods sold, selling expense और administrative expense given है। cost of goods sold वेरिएबल और फिक्स भी है, सेलिंग में वेरिएबल और फिक्स दोनों है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में भी वेरिएबल और फिक्स दोनों। हमने वही शेड्यूल जो कि इस क्वेश्चन में गिवन था उसको अपने पास पहले कॉपी करके इसको टोटल कर लेना है, सम कर लेना है। वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की चेक करें 760 और 6 लाख फिक्स है। 760 और 6 लाख देना
टोटल अगर करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का टोटल आ जाएगा आपके पास 13,60,000, 13,60,000। इसी तरह सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है, सेलिंग प्राइस 95,000 एंड 60,000, 95,000 एंड 60,000, इसका सम कर ले 1,55,000। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 79 और 66, 79 और 66, इसका सम कर लीजिए 79 और 66 का सम बताइए। 145, यहां सम करें टोटल, यस सर। यहाँ सम करें 7,26, देखिए यही आ रहा है। यस सर। 7,26,000। सीवीपी इनकम स्टेटमेंट जब बनाई जाएगी तो सेल्स रेवेन्यू में से पहले वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया जाएगा। सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल जाएगा। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से माइनस किया जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपके पास नेट इनकम या नेट लॉस, पुट कीजिए वैल्यूज। आंसर नेट इनकम, सर 3,40,000। यस यस, टोटल की वैल्यू, सेल वैल्यू आ जाएगी टोटल आपके पास माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 9,34 माइनस कर दे 924, कंट्रीब्यूशन मार्जिन और 1066 में से फिक्स कॉस्ट 7,26,000, रिमेनिंग इनकम 2,40,000। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन होंगे तो पर यूनिट भी निकल सकती है, यहाँ पे डिवाइड करके नंबर ऑफ यूनिट्स से, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स इसमें गिवन नहीं है। 3,40,000।
6-3 ब्रीफ एक्सरसाइज 6-3। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए, अगर आप ट्रेडिशनल सिस्टम से इनकम स्टेटमेंट बनाएं तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम से इनकम स्टेटमेंट किस तरह बनेगी कि आप अपने पास सेल्स में से सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, सेल्स में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, इज अ ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दें। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, सेलिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो नेट इनकम या नेट लॉस, आप इसको भी बना के देखते हैं, सेम आंसर आना है। नेट इनकम नेट लॉस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फॉर्मेट और एनालाइज करने का एक दूसरा तरीका है जिसको सीवीपी एनालिसिस कहा जाता है। ये भी इनकम स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा, डेटा लिखिएगा और खुद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 6-3 ब्रीफ एक्सरसाइज 6-3 ब्रीफ एक्सरसाइज 6-3। क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट $1,75,000, टोटल फिक्स कॉस्ट $1,20,000, टोटल रेवेन्यू $2,50,000। कंप्यूट द रिक्वायर्ड सेल्स इन डॉलर टू ब्रेक इवन। रिक्वायर्ड सेल्स मालूम करनी है डॉलर में ब्रेक इवन के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। तो ब्रेक इवन का फार्मूला क्या है, ब्रेक इवन का फार्मूला है कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अगर डॉलर में मालूम करनी है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी अमाउंट में डॉलर में होगा, और अगर यूनिट में मालूम करनी है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट में होगा। तो बताएं यहाँ पे क्या करना चाहिए। सबसे पहले इसके अंदर फाइंड आउट करें पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने किस तरह से, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन सबसे पहले मालूम करने, सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स रेवेन्यू की टोटल अमाउंट थी 2,50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 175, 2,50,000 माइनस 175 कितना अमाउंट आया 75,000। इसका रेशो निकाल लें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो मालूम कर लें। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो बराबर है कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू, 75,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000। बताइए 0.3।
ये दो चीजें फाइंड आउट करने के बाद अब ब्रेक इवन का फार्मूला इस पे अप्लाई कर दिए, जो अभी हमने लिखवाया हुआ है आपको ब्रेक इवन पॉइंट। Fixed cost divided by contribution margin ratio. Fixed cost की अमाउंट 1 lakh divided by contribution margin ratio. तो ब्रेक इवन आ गया आपके पास 4 lakh, ब्रेक इवन पॉइंट 4 lakh। Next question. Company has unit selling price 400. Unit price given है, selling पहले sales revenue total amount में थी, अब unit selling price 400 है, variable cost per unit 250 है and fixed cost 2,10,000. Compute the break even point in units. Mathematical equation and contribution margin दोनों से निकालना है। Contribution margin approach per unit की मदद से अगर हम पहले निकालें तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए यूनिट में कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को डिवाइड कर देना होता है किससे? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें इसमें, ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट की अमाउंट कितनी है? 2,10,000 और 2,10,000 को डिवाइड कर दें, यही कैलकुलेशन करके दिखा दें कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट की एज सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जी 210 divided by $150, 1400 यूनिट्स। अगर 1400 यूनिट सेल आउट होंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टारगेट इनकम। टारगेट इनकम का सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, टारगेट इनकम। मैथमेटिकल इक्वेशन हमने
लास्ट सेमेस्टर में ही लिख पाई थी, अभी आज की क्लास में नहीं लिख पाई मैथमेटिकल इक्वेशन। याद है किसी को मैथमेटिकल इक्वेशन? इक्वेशन से मुराद यही, इसी फार्मूले को, ये जो फार्मूला हमारा यूज हुआ है, इसी ये फार्मूला बना किस तरह से, वो इक्वेशंस को ही ड्राइव करके फार्मूला बनाया गया जिसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन का नाम देते हैं। क्या फार्मूला है वो? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 0। यानी अगर आप ब्रेक इवन निकालने जा रहे हैं तो ब्रेक इवन में सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को माइनस करें तो आंसर 0 आना चाहिए, वो ब्रेक इवन होगा। आपकी रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 0 आनी चाहिए, इसका मतलब ब्रेक इवन। अब इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू के फिक्स कॉस्ट इधर राइट साइड पे लेके चले जाए, ये फिक्स कॉस्ट आ गई, और ये जो सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट है इसका डिफरेंस क्या कहलाता है? कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये फार्मूला बन गया आपके पास ब्रेक इवन का, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अच्छा, अगर इस फार्मूले को हम ना बनाए और इसी में वैल्यूज पुट कर दें तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी थी इस सवाल में जो भी हमने किया है? $400। क्यों? यानी क्वांटिटी, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स सेल करने पड़ेंगे कि रेवेन्यू आपकी 0 आ जाए, नेट इनकम 0। वेरिएबल कॉस्ट क्या थी? 250 क्यू, क्यू क्वांटिटी है आपकी, नंबर ऑफ यूनिट्स है, माइनस फिक्स कॉस्ट क्या थी? 210 इज इक्वल टू 0। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। ये 210 जो माइनस में इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे चले जाओ तो ये हो जाएंगे प्लस के 210। इन दोनों में से क्यू कॉमन निकाल लो, क्या बाकी बचेगा? 400 माइनस 250। 400 में से 250 माइनस कर दो, 150, और 150 इज इक्वल टू के राइट साइड पे जाकर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। 210 को 150 से डिवाइड कर दो, 1400 आ जाएगा आपके पास क्वांटिटी। यानी ये वो क्वांटिटी आ गई कि जिस पर आपके पास नो प्रॉफिट नो लॉस। ये मैथमेटिकल इक्वेशन। असल में जहाँ पे यूनिट्स और अमाउंट दोनों लिख के जा रहे हो तो पहचान ही डॉलर के साइन के साथ होती है कि ये अमाउंट है और ये यूनिट्स है। अगर यूनिट का ना तस्करा हो तो लिखे ना लिखे, लेकिन जब यूनिट्स भी साथ चल रहे हैं तो पता ही से चलता है कि अगर डॉलर लगा हुआ है तो ये अमाउंट है, बगैर डॉलर के तो नंबर ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन नंबर 5 टारगेट इनकम का क्वेश्चन है। कंपनी वेरिएबल कॉस्ट आर 60% ऑफ सेल, फिक्स कॉस्ट $210,000, मैनेजमेंट नेट इनकम गोल इज $60,000। कंप्यूट द रिक्वायर्ड सेल नीड टू अचीव द मैनेजमेंट टारगेट इनकम ऑफ $60,000। यूज द मैथमेटिकल इक्वेशन अप्रोच। मैथमेटिकल इक्वेशन अप्रोच यूज करें और बताएं सेल किस अप्रोच को यूज करते हुए आपको बताना है कि कितनी सेल की जाए। कंप्यूट द रिक्वायर्ड सेल नीड टू अचीव द मैनेजमेंट टारगेट, मैनेजमेंट टारगेट को हासिल करने के लिए कितनी सेल की जाए। वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल है।
वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल है और फिक्स कॉस्ट जो है वो 2,10,000 मैथमेटिकल अप्रोच यूज करनी है। बोर्ड पर देखिए बेटा, फार्मूला मैथमेटिकल अप्रोच का है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 0। 0 क्यों लेते हैं? क्योंकि नेट इनकम नेट लॉस, ना नेट इनकम हो ना नेट लॉस हो, 0 आ जाए। लेकिन अगर टारगेट इनकम है तो यहाँ 0 की जगह क्या आ जाएगी? टारगेट इनकम आ जाएगी यहाँ पर। अब आपके पास वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60% है। किसका 60% है? सेलिंग प्राइस। 60% ऑफ सेल प्राइस। सेल प्राइस आपको नहीं मालूम है, 60% ऑफ सेल प्राइस है। फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2,10,000 is the fixed cost. Target income 60,000 is the target income. ये फिक्स कॉस्ट माइनस की इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जाकर प्लस हो जाएगी, यानी 2,10,000 प्लस 60,000। ये इसी तरह से जिस तरह ये फार्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट इनकम, ये फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट इनकम आ गई। यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन क्या चीज है? सेलिंग प्राइस, यानी 1 माइनस 0.6 बाकी बचा यहाँ। तो सेलिंग प्राइस 1 में से 0.6 माइनस कर दे 0.4 और इनको आपस में प्लस कर दे 2,70,000। सेलिंग प्राइस यहीं पे रही, 2,70,000 को डिवाइड करते हैं किससे? ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी कितनी? 675। अगर 675 सेलिंग प्राइस होगी तो आप टारगेट इनकम हासिल कर सकते हैं 675,000। सेल्स रेवेन्यू आ जाएगी आपके पास। सेल्स रेवेन्यू 6,75,000 is a sales revenue. कहाँ से आया बेटा? ये जब ये और ये कॉमन थे, यहाँ से जब ये बाहर आया तो ये बचा, और जब यहाँ से ये बाहर आया तो कुछ नहीं बचा, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनी एक्चुअल सेल 12 लाख $12 and break even sale $9,60,000. Compute the margin of safety in dollar and margin of safety ratio. Margin of safety in dollar and margin of safety ratio. इधर देखते हैं बोर्ड पर, यहाँ पे गिवन है margin of safety
मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर पुट कर दे वैल्यूज, एक्चुअल सेल कितनी है और ब्रेक इवन सेल कितनी है? ब्रेक इवन सेल है 9 लाख, इसका डिफरेंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। इसका डिफरेंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना? 2,40,000। और जब इसी का रेशो मालूम करना हो तो 2,40,000 को किससे डिवाइड कर देंगे? 2,40,000 को डिवाइड कर देंगे 12 लाख से। 0.2 कॉपी कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ रिवीजन था चैप्टर 5 का जो लास्ट सेमेस्टर में हमने किया है। यही सारे टॉपिक हमने चैप्टर 5 में लास्ट सेमेस्टर में किए थे, जो ऑलरेडी आप लोगों के पास रिकॉर्ड में होंगे। उसका एक रिवीजन था, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस इस पे हम डिपेंड करेंगे। जो है वो आपके सेमेस्टर से रिलेटेड है, मैनेजरियल अकाउंटिंग के जो चैप्टर्स हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 से और आई थिंक चैप्टर नंबर 5 तक क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो सीवीपी एनालिसिस का था, चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। हम इसको चैप्टर नंबर 6 से शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास में। चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 और आई थिंक 10 तक जो है वो आपका इस सेमेस्टर के अंदर हमें कवर करना है। अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करके बता दूं कि लास्ट सेमेस्टर के अंदर जो चैप्टर्स डिस्कस किए गए थे वो बीएस के स्टूडेंट्स के लिए भी नए नहीं थे और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी न्यू नहीं थे, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग बीएस 4th सेमेस्टर के अंदर और बीकॉम के पार्ट 2 के अंदर पढ़ाई जाती है। और वही तमाम चीज़ें आपने लास्ट सेमेस्टर में डिस्कस करी थी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग थी, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग थी, प्रोसेस कॉस्टिंग थी। ये तमाम टॉपिक्स आपके लास्ट सेमेस्टर से रिलेटेड जो कि कंप्लीट हो गए, और ये आपका एक तरह से रिवीजन हो गया था वो तमाम प्रीवियस सेमेस्टर्स के अंदर जो आपने बीएस वालों ने 4th सेमेस्टर में और बीकॉम वालों ने पार्ट 2 में पढ़े। इस सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो सबके लिए न्यू है। अब जो चैप्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, मैनेजमेंट्स की डिसीजन मेकिंग। अगर एक मैनेजरियल अकाउंटिंग के हवाले से एक रिव्यू करते, एक डिफरेंस हमने हर क्लास में बताते हैं, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग शुरू करें या मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक शुरू करें, लेकिन एक बात लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग related to preparation of financial statement, and purpose of financial accounting is to communicate information to external user, mainly to external user। और वो external users कौन है? वो external users of accounting system आपके investors हैं, creditors हैं, customer suppliers हैं, वो रेगुलरिटीज है या वो गवर्नमेंट के इदारे हैं जिनको टैक्स देना होता है, उन तमाम को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किया जाता है। जबकि इसकी दूसरा पार्ट, दूसरी ब्रांच मैनेजरियल अकाउंटिंग है, और मैनेजरियल अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ फोकस करती है इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन
इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस जो मैनेजमेंट डिसीजंस के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस, जो लोग बिजनेस को रन कर रहे हैं वो अपने कारोबार के डिसीजंस किन इंफॉर्मेशन की बेस पर लेंगे, उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है, जिसको मैनेजरियल अकाउंटिंग भी कहा जाता है। हमने लास्ट सेमेस्टर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स पढ़ी थी, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग है, बेस है मैनेजरियल अकाउंटिंग की। वो टूल्स हैं, वो टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से आप डेटा को एक्यूमुलेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं। और अब जो हम इस सेमेस्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स की मदद से लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे चैप्टर नंबर 6 का ताल्लुक जो है सीवीपी एनालिसिस से है। ये जो दरमियान में बैठे हुए इस तरफ आ जाए, ये आप तीनों, यस आप तीनों इस वाली रो में आ जाए, यस आप तीनों से क्या यस चेयर आगे करें, अपनी चेयर आप भी बैठे, चेयर आगे करें, हेलो इधर हेलो चेयर आगे मेरे लास्ट वाले आप इधर अपनी चेयर इनके पीछे लेकर आ जाए। यस आपसे कह रहा हूँ लास्ट वन चेयर इनके पीछे लेकर आ, ये इधर लास्ट रो में लेकर आए, लास्ट रो में लेकर आइए जी, आगे आए आगे ये सौ बेटा और आगे वसीम आगे ले जाओ, जाओ तो चेयर बाहर से ले आओ। हाँ और सही है, ठीक है, एक चेयर और पीछे रखो वसीम। जो रॉस बनी है रॉस को फॉलो करें, बस यस रॉस को फॉलो करें बेटा, आप आगे वाली चेयर पे आ गए, यस आप इधर आ जाओ, थैंक यू। मैनेजरियल अकाउंटिंग के चैप्टर का अगर एक रिव्यू कर लिया जाए तो चैप्टर नंबर 6 जो कि एडिशनल इश्यूज है सीवीपी एनालिसिस के, सीवीपी एनालिसिस बेसिकली कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का चैप्टर था, जिसका इंट्रोडक्शन लास्ट वीक में किया था और आज की क्लास में भी हम सीवीपी एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम ब्रेक इवन निकालना सीखते हैं। मैनेजमेंट के बहुत सारे डिसीजंस डिपेंड कर रहे होते हैं ब्रेक इवन के ऊपर। कैसे मालूम हो कि हमारी कंपनी के कितने वॉल्यूम के ऊपर, कितनी सेल के ऊपर ब्रेक इवन हासिल हो जाएगा, हम अपनी प्रोडक्शंस कितनी करें कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर आ जाएं, हमारी सेल्स कितनी होनी चाहिए कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए, ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है। और फिर उसके बाद जब हम अपनी टारगेट इनकम को सेट करते हैं कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए इनकम का, इस साल हमें अगर इनकम हासिल करनी है 1 लाख 2 लाख डॉलर की, तो उसके लिए हमारी सेल्स कितनी होंगी, ये सब हमें सीवीपी एनालिसिस से कैलकुलेट किया जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, टारगेट इनकम, ब्रेक इवन इन डॉलर, ब्रेक इवन इन पॉइंट्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा आपका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 आपका रिलेटेड है इंक्रीमेंटल एनालिसिस से, बिल्कुल न्यू चैप्टर है। इंक्रीमेंटल एनालिसिस बेसिकली वो डिसीजंस हैं जो कि बिजनेस में मैनेजमेंट को लेने होते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। मिसाल के तौर पर कोई एक एसेट्स कंपनी यूज कर रही है, लेकिन उस कंपनी को अंदाजा है कि इस एसेट्स को अगर हम कंटिन्यू यूज करते रहें तो हमारे जो सालाना अखराजात हैं वो क्या आएंगे, और इसके बदले में अगर हम नई टेक्नोलॉजी का यही एसेट्स खरीदें उससे हमें कितनी बचत हो सकती है। मिसाल के तौर पर किसी कंपनी के अंदर एसी लगे हुए थे और नई टेक्नोलॉजी आ गई इन्वर्टर्स की, इन्वर्टर स्प्लिट एसी की, तो ये डिसाइड करना कि पुराने तमाम एसीज को रिप्लेस कर दिया जाए या अभी हम उसी को इस्तेमाल करते रहें। इस डिसीजन को लेने के लिए, इस फैसले को करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स की मदद से वो डेटा एक्यूमुलेट किया जाएगा, जिसकी बेस पर ये डिसीजन लिया जा सके कि आया उस एसेट्स को रिप्लेस कर दिया जाए या उस एसेट्स को अभी कंटिन्यू यूज किया जाए। ये डिसीजन इंक्रीमेंटल एनालिसिस कहलाता है। इसी तरह के और मखसूस कुछ डिसीजंस हैं जो इस चैप्टर में 5 डिफरेंट डिसीजंस दिए गए जो कि हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है चैप्टर नंबर 8 प्राइसिंग से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अभी तक आपने कॉस्ट कैलकुलेट करना तो सीखी,
कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, पर यूनिट कॉस्ट मालूम कर ली, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मालूम कर ली, लेकिन कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद उसको मार्केट में सेल कितने में किया जाएगा, वो प्राइसिंग किस तरह की जाती है, एक प्रोडक्ट की प्राइस किस तरह कैलकुलेट होती है, प्राइस कैलकुलेट करने के मेथड कौन कौन से हैं, अगर मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा हो तो हम प्राइस किस तरह डिटरमाइन करते हैं, ये तमाम टेक्निक्स बताई जाती हैं, ये तमाम मेथड्स बताए जाएंगे प्राइसिंग के चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 9 रिलेटेड है बजट से। बजट अभी भी एक बजट जैसे आया है, इसी तरह हर कंपनी का अपना बजट होता है, हर डिपार्टमेंट का अपना बजट होता है, किसी भी एक कंपनी के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स हैं हर डिपार्टमेंट का अपना बजट होता है। वो बजट्स किस तरह तैयार होते हैं इस कंपनी के अंदर, सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स का बजट तैयार होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन का बजट तैयार होगा, परचेजिंग डिपार्टमेंट है तो परचेजिंग का बजट तैयार होगा। उन बजट्स की तैयारी, उनकी कितनी टाइप्स हैं, फाइनेंशियल बजट्स कौन कौन से हैं, ये तमाम चीजें डिस्कस की जाएंगी चैप्टर नंबर 9 के अंदर, जो कि बजटिंग के नाम से है, बजटिंग प्लानिंग के नाम से। चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें बजटरी कंट्रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग के नाम से है, फ्लेक्सिबल बजट कौन से होते हैं और रिस्पांसिबिलिटी सेंटर्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ये तमाम के तमाम टॉपिक्स मैनेजरियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है, मैनेजमेंट के डिसीजन से रिलेटेड। एक चैप्टर शायद आपको याद हो, हमने लास्ट सेमेस्टर में कहा था कि कर देते हैं लेकिन वो नहीं हो सका था, वो चैप्टर नंबर 11 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 11। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली किसी भी बिजनेस में कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड्स का तयन किया जाता है। जब तक आप स्टैंडर्ड्स नहीं बनाते आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। प्रोडक्शन से लेकर और सेल तक हर एक चीज़ के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं और उन स्टैंडर्ड्स का कंपैरिजन एक्चुअल जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उनके साथ किया जाता है। मटेरियल के स्टैंडर्ड्स, लेबर के स्टैंडर्ड्स, ओवरहेड के स्टैंडर्ड्स, और फिर उसके बाद जब कंपेयर किया जाता है उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ तो पता चलता है ये वेरिएंस कहाँ पर आ रहा है, डिफरेंसेस कहाँ पर आ रहे हैं। कुछ वेरिएंसेस फेवरेबल होते हैं और कुछ वेरिएंसेस अनफेवरेबल होते हैं। जो फेवरेबल वेरिएंसेस होते हैं उसकी भी रीज़न मालूम की जाती है और जो अनफेवरेबल वेरिएंसेस होते हैं उनकी भी रीज़न मालूम की जाती है ताकि अनफेवरेबल वेरिएंसेस को कंट्रोल किया जा सके। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो फेवरेबल वेरिएंस होते हैं उन्हें भी कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है कि आपने फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर इसके आगे चलूँगा मैं, कि आपने मटेरियल के बारे में एस्टिमेट किया था कि मटेरियल का खर्चा 1000 यूनिट्स को बनाने में $2 लाख का आएगा, लेकिन जब रिजल्ट सामने आए स्टैंडर्ड $2 लाख का था, एस्टिमेशन $2 लाख की थी, लेकिन रिजल्ट जब सामने आए तो पता चला खर्चा $1,80,000 का हुआ, बचत हो गई आपको $20,000 की। फेवरेबल है ये, लेकिन देखना ये ज़रूरी है कि ये आया फेवरेबल कैसे आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ किया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मटेरियल लो क्वालिटी का खरीद लिया हो। अगर लो क्वालिटी का मटेरियल खरीद दिया है तो ये आपकी गुडविल को ख़राब कर सकता है। लिहाजा फेवरेबल वेरिएंस हो या अनफेवरेबल वेरिएंस हो उसकी रीज़न मालूम होना ज़रूरी है और फिर उन वेरिएंसेस को एडजस्ट किया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। ये चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस किया जाता है। चैप्टर नंबर 11 ये सिलेबस का, इस सेमेस्टर के सिलेबस का एक कंक्लूजन था। हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, अपने पास हेडिंग डालते हैं चैप्टर नंबर 6 रिलेटेड टू सीवीपी एनालिसिस एडिशनल इश्यूज के नाम से चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 सीवीपी एनालिसिस एडिशनल इश्यूज, सीवीपी एनालिसिस एडिशनल इश्यूज। चैप्टर नंबर 6 में पहला एक पार्ट है जिसके अंदर रिवीजन है चैप्टर 5 का, तो मैं उसको पहले रिव्यू करके और उसके बाद जो नए टॉपिक्स होंगे उनको करवाऊंगा, लेकिन उसका एक रिव्यू करवा देता हूँ। चैप्टर नंबर 6 शुरू हो रहा है। ये सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या थे सीवीपी के। सीवीपी इज अ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या थे? बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सीवीपी
सीवीपी इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिशनल सिस्टम की एक इनकम स्टेटमेंट होती है और एक सीवीपी की इनकम स्टेटमेंट होती है। ट्रेडिशनल सिस्टम की इनकम स्टेटमेंट क्या है, जिसके अंदर स्टेप्स ये होते हैं कि आप सेल्स रेवेन्यू में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करते हैं, तो नेट इनकम या नेट लॉस ये समराइज करके बता रहा हूं, कंडेंस फॉर्म है ये इनकम स्टेटमेंट की, इज अ ट्रेडिशनल। और ये फॉर्मेट जो है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये वो फॉर्मेट है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम इनकम स्टेटमेंट में शो करते हैं। ये वो फॉर्मेट है जो कि तमाम अकाउंटिंग के जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी तरफ से अप्रूव्ड फॉर्मेट है कि आप सेल्स में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को और उसमें से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। ये बेस कर रहा होता है एक्रूअल बेस अकाउंटिंग सिस्टम, एक्रूअल बेस अकाउंटिंग सिस्टम। लेकिन सीवीपी इनकम स्टेटमेंट क्या है, सीवीपी इनकम स्टेटमेंट में सेल्स में से माइनस किया जाता है पहले वेरिएबल कॉस्ट, तो हासिल होता है ग्रॉस मार्जिन, और ग्रॉस मार्जिन में से माइनस किया जाता है क्या, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जिसे कहते हैं, नॉट ग्रॉस मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से माइनस किया जाता है फिक्स्ड कॉस्ट को, तो आपके पास इनकम या लॉस आता है। अब ये जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट है, इस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को चैप्टर नंबर 5 में बहुत डिटेल से बताया गया था कि वो तमाम कॉस्ट जो टोटल अमाउंट में वेरी करें अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्टली और प्रोपोर्शनली। लेवल ऑफ एक्टिविटीज के इंक्रीज होने से, प्रोडक्शन वॉल्यूम के इंक्रीज होने से अगर कोई कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, लेकिन उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो जिस प्रोपोर्शन से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, जिस प्रोपोर्शन से यूनिट्स इंक्रीज हुए उसी प्रोपोर्शन के साथ कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, तो वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। लेकिन कोई ऐसी कॉस्ट जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज तो हो रही है लेकिन उसका प्रोपोर्शन सेम नहीं है, प्रोपोर्शन चेंज है, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं कहलाती। और वो कॉस्ट जो कि टोटल अमाउंट के अंदर सेम रहती है एट एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी, वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। जबकि फिक्स्ड कॉस्ट की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि अगर पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट निकाली जाए तो वो इनवर्स रिलेशन में होती है कि जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होते हैं पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज होती चली जाती है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज होते हैं वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। ये जब वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो चैप्टर 5 में बहुत डिटेल से लिखवाए भी थे, समझाए भी। अब यहाँ पर जब बात होती है कंट्रीब्यूशन और सीवीपी इनकम स्टेटमेंट की, तो सीवीपी इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट हम यूज करते हैं उसमें वेरिएबल कॉस्ट में तमाम वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड होती है, चाहे उनका ताल्लुक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हो या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। सीवीपी इनकम स्टेटमेंट, सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल अमाउंट में भी मालूम किया जाता है और पर यूनिट भी मालूम किया जाता है। पर यूनिट कैलकुलेशन भी की जाती है इसमें, और उसके कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से जब माइनस कर दिया जाए फिक्स कॉस्ट को, तो नेट इनकम या नेट लॉस आती है। ये एज सीवीपी इनकम स्टेटमेंट, नेट इनकम या नेट लॉस। यहां पर अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में सवाल आता है कि हमने कॉस्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग में सेलिंग एक्सपेंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होता है। यहाँ पर वो सब चीजें क्यों नहीं आ रही? तो यहाँ पर उन तमाम कॉस्ट को जो कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड या सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, उन्हें दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। कि जो वेरिएबल है वो एक साइड पर, जो फिक्स्ड है वो दूसरी साइड पर।
अगर इसमें से कोई ऐसी कॉस्ट थी जो मिक्स कॉस्ट हो, जिसमें कुछ पोर्शन, मिक्स कॉस्ट कहते हैं ऐसी कॉस्ट जिसका कुछ पोर्शन फिक्स और कुछ वेरिएबल हो। जैसे कि एग्जांपल होती है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आए, टेलीफोन का बिल आए, तो उसमें जो लाइन रेंट है वो फिक्स्ड होगा और जो चार्जेस हैं कॉल के वो वेरिएबल होंगे। इसी तरह से बहुत सारे ऐसी कॉस्ट होती है जिसका कुछ पोर्शन फिक्स होता है, कुछ वेरिएबल होता है। सेल्समैन की सैलरी, कमीशन उसका वेरिएबल है और एक फिक्स अमाउंट जो देनी है, चाहे सेल वो करे या ना करे, वो फिक्स्ड अमाउंट। तो जो मिक्स कॉस्ट होती है उसको भी दो हिस्सों में अलग अलग करना जरूरी है। मिक्स कॉस्ट में से वेरिएबल कंपोनेंट्स को अलग और फिक्स कंपोनेंट को अलग किया जाता है। उसके लिए एक मेथड यूज करते हैं। क्या नाम है उस मेथड का? कौन बताएगा आप में से उस मेथड का नाम, जिसके जरिए से हम मिक्स कॉस्ट में से अलग अलग करते हैं वेरिएबल और फिक्स एलिमेंट? हाई लो मेथड कहते हैं। हाई लो मेथड वो मेथड है जिसके जरिए से मिक्स कॉस्ट में से वेरिएबल कंपोनेंट्स अलग और फिक्स कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है। चैप्टर 5 खड़ी। अब उसके बाद जब वेरिएबल और फिक्स अलग अलग हो जाते हैं तो हम वेरिएबल को सबसे पहले माइनस करके कंट्रीब्यूशन मार्जिन मालूम करते हैं। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको बता रहा होता है कि हर एक यूनिट की सेल पर आपके मुनाफे में कितना इजाफा होगा, वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। यानी ब्रेक इवन आने के बाद अगर एक यूनिट और सेल हो तो आपकी इनकम में कितना इजाफा होगा, वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन की मदद से ब्रेक इवन पॉइंट मालूम किया जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फार्मूला है? बिना बराबर से चेयर लिया और यहाँ नजर नहीं आ रही है। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला कौन बताएगा? ब्रेक इवन का फार्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूनिट में होना चाहिए या ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन अमाउंट में होना चाहिए? तो देखना होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट किस में मालूम करना है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करना है इन यूनिट्स तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। लेकिन अगर आपको ब्रेक इवन मालूम करना हो, ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर यानी आपको रुपीस में मालूम करना हो, तो फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, कौन बताएगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो किसे कहा जाता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो ये है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो किसे कहेंगे? कंट्रीब्यूशन CM कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कहा जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डिवाइड कर दें किसके साथ? सेल्स रेवेन्यू के साथ। कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू, डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू। ये आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? CVP रेशियो, जिसकी मदद से ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो में और ब्रेक इवन पॉइंट डॉलर्स में मालूम किए जा सकते हैं। उसके बाद फिर टारगेट इनकम के बारे में बताया था आपको कि टारगेट इनकम किस तरह मालूम की जाती है, क्या फॉर्मूला है टारगेट इनकम का? टारगेट इनकम आपको अगर निकालनी है जी, किसी को याद है टारगेट इनकम का फार्मूला क्या होना चाहिए? टारगेट इनकम का फार्मूला है फिक्स कॉस्ट में, इधर देखें, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन।
ये तो फार्मूला हमने यहाँ भी लिखा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। इस फार्मूले से क्या चीज निकल कर आएगी? इस फार्मूले से ब्रेक इवन पॉइंट निकल कर आएगा यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो। लेकिन अगर आपको एक पार्टिकुलर प्रॉफिट हासिल करना है तो उस प्रॉफिट को यहाँ पर ऐड करते हैं फिक्स कॉस्ट में, उस मुनाफे को यहाँ पर ऐड करते हैं टारगेट इनकम को फिक्स कॉस्ट में। तो आपके पास वो नंबर ऑफ यूनिट्स निकल आएंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे जिसके ऊपर आप अपनी टारगेट इनकम को हासिल कर सकते हैं। रिक्वायर्ड वॉल्यूम सेल वॉल्यूम निकल आएगा, रिक्वायर्ड सेल्स निकल आएगी आपके पास इन यूनिट्स। और अगर यही रिक्वायर्ड सेल आपको मालूम करनी है डॉलर में, रिक्वायर्ड सेल्स इन डॉलर, तो उसके लिए फिक्स कॉस्ट में टारगेट इनकम को ऐड किया, टारगेट इनकम को ऐड किया और इसको डिवाइड कर दिया किससे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से इसको डिवाइड कर दिया। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सेल इन डॉलर आ जाएगी। इसके बाद हमने फार्मूला लिखवाया था आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कौन बताएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या था? किसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी कितनी मौजूदा सेल, करंट सेल है या एक्सपेक्टेड सेल कितनी है, उस करंट सेल या एक्सपेक्टेड सेल का डिफरेंस ब्रेक इवन से कितना है। ब्रेक इवन वो पॉइंट यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, आप उस ब्रेक इवन पॉइंट से कितने फासले पर हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए की अगर सेल होगी तो ब्रेक इवन आ जाएगा। अभी सेल कितनी हो रही है? 6 लाख की, तो इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1 लाख का है। 5 लाख पर ब्रेक इवन आ रहा है लेकिन मौजूदा सेल 6 लाख की, 5 लाख पर ब्रेक इवन आ रहा है, मौजूदा सेल 8 लाख की है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना इंक्रीज होगा इसका मतलब है आप सेफ साइड पर हैं। जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होता चला जाएगा रिस्क फैक्टर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अगर आप ब्रेक इवन से नीचे जाते हैं तो आप लॉस में चली जाएगी आपकी कंपनी। लिहाजा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए माइनस करते हैं, किसको किसमें से माइनस करते हैं? आपकी एक्चुअल सेल, एक्चुअल या एक्सपेक्टेड सेल, एस्टिमेटेड सेल, एक्सपेक्टेड सेल रेवेन्यू माइनस सेल एट ब्रेक इवन पॉइंट। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो अगर मालूम करना हो तो क्या फार्मूला है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को डिवाइड कर देंगे एक्चुअल या एक्सपेक्टेड सेल्स से। ये वो तमाम फॉर्मूले जो कि हमने लास्ट चैप्टर में, अपने लास्ट सेमेस्टर के आखिरी चैप्टर के अंदर डिस्कस किए थे, ये चैप्टर नंबर 6 में भी इंक्लूड है। यानी ये चैप्टर नंबर 6 की स्टार्टिंग है जो मैंने अभी आपको लिखवाई, इसको अपने पास कॉपी करें, इससे रिलेटेड मैं फिर क्वेश्चन शुरू करूँगा।